प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम लेखिका मनु भंडारी जी का संक्षिप्त जीवन परिचय और इनके द्वारा रचित एक कहानी यह भी पाठ के सार का अध्ययन करेंगे। आप सबने ध्यान से समझना है। सबसे पहले हम समझते हैं संक्षिप्त जीवन परिचय। लेखिका मनु भंडारी जी का जन्म सन 1931 ईस्वी में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानपुरा गांव में हुआ, परंतु इनकी इंटर तक की शिक्षा दीक्षा राजस्थान के अजमेर में हुई। बाद में इन्होंने हिंदी में एमए किया और उसके बाद दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य करने के बाद अब ये दिल्ली में रहकर स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य कर रही हैं। स्वतंत्रता के बाद के हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख लेखिका मनु भंडारी जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं। एक प्लेट सैलाब में हार गई, यही सच है, और त्रिशंकु ये कहानी संग्रह हैं। आपका बंटी और महाभोज उपन्यास हैं। इन्होंने इनके अलावा फिल्म और टेलीविजन के धारावाहिकों के लिए पटकथाएं भी लिखी। इनको कई सम्मानों से सम्मानित भी किया जा चुका है, जैसे कि हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान से पुरस्कृत हो चुके हैं। इसके साथ साथ भारतीय भाषा परिषद कोलकाता, राजस्थान संगीत अकादमी, नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कार भी इनको मिल चुके हैं। तो यह थी संक्षिप्त जीवनी। अब समझ लेते हैं सार। लेखिका का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था, जैसा कि हमने जीवनी में पढ़ा, किंतु उनका बचपन राजस्थान के अजमेर नगर के एक छोटे से मोहल्ले में बीता। उनका घर 2 मंजिला था, जिसमें एक मंजिल में नीचे पूरा परिवार रहता था और ऊपर वाली मंजिल में उनके पिताजी का साम्राज्य था, यानी कि उनके पिताजी का शासन था, अधिकार था। अजमेर आने से पहले वे पिताजी इंदौर में रहते थे। वहीं उनके परिवार की गिनती एक प्रतिष्ठित परिवारों में होती थी, यानी उनके परिवार को एक जाने माने परिवारों में माना जाता था। उनके पिताजी शिक्षा में बहुत रुचि रखते थे, काफी इंटरेस्ट था शिक्षा में। इसी कारण वे कमजोर बच्चों को घर पर बुलाकर भी पढ़ाते थे। उनके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे आज भी बड़े बड़े पदों पर काम कर रहे हैं। पिता उदार हृदय, कोमल स्वभाव, संवेदनशील होने के साथ साथ क्रोधी और अहंकारी स्वभाव के भी थे। यानी लेखिका के पिताजी का व्यक्तित्व दोहरा था। एक तरफ जहां वे उदार हृदय वाले यानी विशाल दिल वाले और कोमल स्वभाव वाले और संवेदनशील थे, वहीं दूसरी तरफ क्रोधी और अहंकारी स्वभाव के भी थे। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया था। कहा कि एक बहुत बड़ा आर्थिक झटका लगा, यानी एक बहुत बड़ी आर्थिक तंगी आ गई, जिससे वो अंदर तक हिल गए थे। इसीलिए वे उस आर्थिक तंगी के कारण वे इंदौर से अजमेर आए थे और यहां आकर उन्होंने एक शब्दकोश लिखा। कौन सी भाषा का? हिंदी और अंग्रेजी भाषा का शब्दकोश तैयार किया। उस शब्दकोश ने उनको प्रतिष्ठा तो खूब दिलाई, यानी प्रसिद्धि तो खूब मिली, लेकिन धन नहीं मिला। शब्दकोश से उनको प्रसिद्धि तो मिली, लेकिन धन नहीं मिल पाया। कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण उनका सकारात्मक जो स्वभाव था वो दब कर रह गया, यानी जो सकारात्मक उनका नेचर था वो दब कर रह गया। वे अपनी गिरती आर्थिक स्थिति में अपने बच्चों को भागीदार नहीं बनाना चाहते थे। कहा कि जिस तरह की आर्थिक तंगी से वो गुजर रहे थे, उस आर्थिक तंगी में अपने बच्चों को हिस्सा नहीं लेने देना चाहते थे, खुद ही सब सहन करना चाहते थे। आरंभ से अच्छा
देखने वाले, जिन्होंने शुरू से ही कभी बुरा देखा ही नहीं, जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ, उनके पिताजी के लिए ये दिन देखने, यानी ये आर्थिक तंगी वाले दिन देखने बड़े ही कष्टदायक थे, बहुत दर्दनाक थे। इससे उनका जो स्वभाव था वो संदेहशील बन गया, यानी कि संकालु बन गया। ऐसी मनोदशा में हर किसी को वे कई इस तरह की परिस्थिति से गुजर रहे थे कि हर किसी को उनके मन की हालत भी ऐसी हो गई थी कि हर एक को वो संदेह की दृष्टि से देखने लगे थे। लेखिका ने अपने पिताजी की अच्छी और बुरी आर्थिक दशा का उल्लेख करने के साथ साथ अपने पिताजी के गुणों और अवगुणों के बारे में भी बताया है कि मेरे पिताजी में ये अवगुण थे, ये गुण थे। नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं। नवाबी आदतें का मतलब क्या होता है? अच्छा खाना पीना, अच्छी तरह से रहना, अच्छा पहनना, सब अच्छे अच्छे काम करना, ठीक है ना, वो होती है नवाबी आदतें। और अधूरी महत्वाकांक्षाएं, और महत्व की आकांक्षा करना, इच्छा करना कि मैं महत्वशील बनूं, मेरी महत्ता बढ़े, तो अधूरी महत्वाकांक्षाएं। और सदा शीर्ष पर रहने के बाद नीचे उतरने की पीड़ा सदा क्रोध के रूप में उनकी पत्नी पर बरसती रहती थी। क्या था? एक तो नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, और सदा नेता के रूप में रहने के कारण, यानी अग्रणी रहने के कारण फिर अचानक नीचे गिरने से जो क्रोध पनपा, जो क्रोध उत्पन्न हुआ, वह क्रोध उनकी पत्नी पर बरसता था। अपने बहुत निकट के लोगों से विश्वासघात मिलने के कारण वे बड़े शक्की स्वभाव के हो गए थे। कहा कि उनके बहुत ही नजदीकी दोस्तों ने, मित्रों ने, सगे संबंधियों ने कह सकते हैं, जिन्होंने उनको मतलब उनके ऊपर विश्वासघात किया, उनके विश्वास को तोड़ा, इसी कारण वे बहुत बड़े संकालु बन गए थे, संदेहशील स्वभाव के बन गए थे। उनके उस शक के लपेटे में अक्सर लेखिका और उसके भाई बहन भी आ जाते थे। कहा कि इतने संकालु हो गए थे, इतने संदेहशील स्वभाव के बन गए थे कि कई बार तो लेखिका और उसके भाई बहन भी उसके पिताजी के शक के घेरे में, संदेह के घेरे में आ जाते थे। लेखिका ने अपने विषय में कहा है कि वह काली और दुबली पतली थी। अपने बारे में बताया लेखिका ने कि मेरा रंग काला था और मैं बिल्कुल कमजोर थी, और मेरे से 2 साल बड़ी मेरी बहन सुशीला, जिसका रंग गोरा था और हंसमुख थी, वो स्वस्थ भी थी। पिताजी की कमजोरी गोरा रंग था, यानी पिताजी को गोरा रंग अच्छा लगता था, इसलिए वे उसकी उस 2 साल की बड़ी बहन सुशीला की प्रशंसा करते थे और मेरी तुलना उस मेरी बड़ी बहन के साथ करते थे। तो उसके साथ तुलना करने के कारण मेरे अंदर एक ऐसी हीन भावना पैदा हो गई जो आज तक भी नहीं गई है, यानी जो आजीवन मेरे मतलब बनी रही मेरे अंदर हीन भावना। किंतु मां का स्वभाव, वो तो पिता के स्वभाव के बारे में बताया, अब मां का स्वभाव बताती हैं। लेकिन मां का स्वभाव पिता से बिल्कुल विपरीत था। लेखिका ने उनमें ऐसी सहन शक्ति, ऐसा धैर्य देखा था जैसा कि धरती में होता है, यानी धरती कैसी धैर्यशील और सहनशील थी, किंतु असहाय और विवशता में लिपटा उनका यह त्याग। लेकिन असहाय और विवशता, मजबूरी में लिपटा हुआ उनका यह त्याग हम बच्चों के लिए आदर्श नहीं बन पाया। लेखिका ने अपने से 2 वर्ष बड़ी बहन सुशीला के साथ बचपन में हर प्रकार का खेल खेला था। अपनी बहन के साथ हर तरह के खेल खेले थे। किसने? लेखिका ने। लेखिका के 2 बड़े भाई जो पढ़ने हेतु बाहर चले गए थे, किंतु बचपन में वह उनके साथ भी खेली थी। पतंग उड़ाना, मांझा सूतना, यहां तक कि गुल्ली डंडा खेलना भी उनके खेलों में सम्मिलित था। पतंग उड़ाना, गुल्ली डंडा खेलना, मांझा सूतना आदि कई प्रकार के खेल वो खेला करती थीं।
किंतु उसकी सीमा अपने घर या फिर मोहल्ले पड़ोस तक की होती थी। खेलने की जो सीमा होती थी, दायरा होता था, अपने घर या फिर आस पड़ोस के घरों में ही खेलती थी वो। उन दिनों पड़ोस को तो घर का ही हिस्सा माना जाता था। जो पड़ोस के घर होते थे उनको तो अपना ही घर माना जाता था। उन दिनों की तुलना में आज महानगरों के फ्लैटों का जीवन अत्यधिक संकुचित हो गया है। क्या कि उन दिनों की तुलना में आज जो महानगर हैं वहां पर जो फ्लैट हैं, उन फ्लैटों का जीवन जो है बहुत ही छोटा हो गया है, संकुचित हो गया है। लेखिका की कहानियों के अधिकांश पात्र, कहा कि लेखिका ने अपनी कहानियों में अधिकतर जो पात्र लिए हैं वो अपने मोहल्ले के ही लिए हैं। यहां तक कि दास साहब भी मौका मिलते ही महाभोज नामक उपन्यास में प्रकट हो गए। तब लेखिका को पता चला कि बचपन की याद कितनी गहरी होती है। अब दास साहब बचपन में थे, देखे होंगे उन्हें, ठीक है ना, तो वो अचानक महाभोज में उनको पात्र के रूप में ले लिया। महाभोज जो उपन्यास रचा लेखिका ने, तो उस दास साहब को जो उनके मोहल्ले में रहते थे उनको एक पात्र के रूप में ले लिया उपन्यास में। सन 1944 में बड़ी बहन सुशीला का विवाह हो गया 1944 में। ध्यान रखना, 1944 में लेखिका की बड़ी बहन सुशीला का विवाह हो गया। बड़े भाई पढ़ने के लिए बाहर चले गए। तब उनके पिताजी ने मन्नू की पढ़ाई की ओर ध्यान दिया। जब बड़ी बहन का तो विवाह हो गया, पहले तो बड़ी बहन को ही देखते रहते थे क्योंकि गोरा रंग था उनका, उसकी ही प्रशंसा करते रहते थे। अब वो तो शादी होकर के ससुराल चली गई और जो भाई थे वो बाहर पढ़ने के लिए चले गए। उसके बाद मन्नू पर ध्यान गया उनके पिताजी का, यानी फिर मन्नू की पढ़ाई पर ध्यान दिया किसने? लेखिका के पिताजी ने। पिताजी को यह पसंद नहीं था कि उसे पढ़ाई के साथ साथ रसोई में भी पिताजी को यह पसंद नहीं था कि उसे पढ़ाई के साथ साथ रसोई में भी कुशल बनाया जाए। ऐसा पिताजी नहीं चाहते थे कि पढ़ाई भी करे और साथ साथ में एक कुशल गृहिणी भी बने, यानी कि रसोई का भी काम संभाले। उनके अनुसार रसोई का काम लड़कियों की प्रतिभा व क्षमता को नष्ट करना है। पिताजी के क्या मानना था पिताजी का कि रसोई का काम करना तो लड़कियों की प्रतिभा को, बुद्धि को, उनके गुणों को और उनकी योग्यता को, शक्ति को, क्षमता क्या होती है? शक्ति, उसको नष्ट करना है। रसोई का काम उनकी दृष्टि में भटियार खाना था। रसोई का काम उनकी नजर में क्या था? एक भटियार खाना था। जिस तरह से भट्टी में ईंधन झोंकते हैं ना, ठीक उसी तरह से रसोई में रहना तो समझो अपनी प्रतिभा, अपने गुणों और अपनी शक्ति को उसके अंदर झोंकना था, उसके अंदर नष्ट करना था। वे चाहते थे कि लेखिका उनके साथ राजनीतिक बहसों में शामिल हों, यानी राजनीतिक जो डिबेट होती है, विवाद होते हैं, उनमें हिस्सा ले। उनके घर में आए दिन किसी न किसी राजनीतिक पार्टी की मीटिंग होती रहती थी। कभी कांग्रेस, कभी सोशलिस्ट, तो कभी कम्युनिस्ट पार्टी और कभी आरएसएस के लोग आते थे। पिताजी चाहते थे कि वह देश की गतिविधियों के विषय में जानकारी रखे, यानी देश में क्या कुछ हो रहा है उसकी जानकारी उसे हो, ऐसा चाहते थे लेखिका के पिताजी। किंतु लेखिका का बालक मन पचड़ों को नहीं समझता था, इस प्रकार के संकटों को, मुसीबतों को नहीं समझता था। वह क्रांतिकारियों और उनके महान बलिदानों से जरूर रोमांचित हो उठती थी। कहता क्रांतिकारियों और उनके जो महान, उन्होंने जो बलिदान दिए, उनसे अवश्य रोमांचित हो जाती थी, यानी प्रसन्न हो जाती थी, खुश हो जाती थी। लेखिका ने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद कॉलेज में प्रवेश लिया। तभी उनका परिचय हिंदी विषय की प्राध्यापिका श्रीमती शीला अग्रवाल जी से हुआ। शीला अग्रवाल जी ने उनको कुछ महान साहित्यकारों की रचनाएं पढ़ने के लिए प्रेरित किया। आगे चलकर लेखिका ने शरत चंद्र, प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा आदि के उपन्यास पढ़े और अपनी
प्राध्यापिका शीला अग्रवाल जी से उन पर चर्चा परिचर्चा की, यानी विचार विमर्श किया। लेखिका जैनेन्द्र की लेखन शैली से बहुत प्रभावित हुई, यानी जैनेन्द्र कुमार की लेखन शैली ने लेखिका पर बहुत गहरा असर छोड़ा। सुनीता शेखर एक जीवन, नदी के द्वीप जैसे उपन्यासों के पढ़ने से लेखिका के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया, यानी लेखिका का नजरिया बदला। जीवन मूल्य भी बड़ी तेजी से परिवर्तित हो रहे थे, यानी जीवन के नैतिक मूल्य जो थे वो भी बड़ी तीव्रता से तेजी से बदल रहे थे। पुरानी मान्यताएं टूट रही थी, यानी जो पुरानी मान्यताएं थी, पुरानी परंपराएं थी, वो टूट रही थी और नई धारणाओं का निर्माण हो रहा था। पुरानी मान्यताओं के स्थान पर नई मान्यताएं या नई धारणाएं या नई अवधारणाएं आ रही थी। यह था सार का भाग 1। जितना करवाया है इसको आपने दोबारा से अच्छे से पढ़कर समझना है। बाकी का इसका भाग अगली कक्षा में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।